हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम पत्रकारिता के इतिहास के विषय में बात कर रहे थे, उसका ये पार्ट 2 है। 1857 की क्रांति से पहले पत्रकारिता का जो स्वरूप था उस पर हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से ज़्यादातर पत्रिकाएं समाज सुधार, धर्म सुधार इत्यादि पर केंद्रित थी, शिक्षा पर केंद्रित थी, जागरूकता पर केंद्रित थी और धीरे धीरे राष्ट्रवादी पत्रकारिता का प्रारंभ राजा राम मोहन राय के समय से ही हो गया था। और अब कुछ पत्र जो है वो सरकार के खिलाफ भी लिखना शुरू कर दिए थे। हालांकि 1857 की क्रांति जब हुई तब तक जो है प्रेस पर काफ़ी ज़्यादा सरकार की निगाहें आ चुकी थीं और 1857 की क्रांति के बाद में जो पत्रकारिता का स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी हो गया था। अब जो पत्रिकाएं थी वो सरकार के खुले मुख से आलोचना करने लगे थे, सरकार के खिलाफ जो है लिखने में चूकते नहीं थे। खास करके जो भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का विकास हुआ, यहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेजेज़ में, वर्नाकुलर्स, तो उनमें जो है सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखा जाता था। इसीलिए सरकार भी सजग होती गई और पत्रकारिता को प्रतिबंधित करने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए समय समय पर अनेक एक्ट भी लाए। तो जितने भी पत्रकारिता से रिलेटेड एक्ट थे या नियम थे उन पर हम एक अलग से क्लास पूरी करेंगे ही, क्योंकि वो पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1857 के बाद कौन कौन से समाचार पत्र आए और उनकी प्रमुख बातें क्या थी और कौन कौन से लोग जो है इनसे जुड़े हुए थे। तो पार्ट 2 में हम 1857 के बाद की बात करते हैं। तो 1857 के बाद का एक एक्ट बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। तो यहीं से हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि उसके पहले की 2 समाचार पत्र ऐसे हैं जिनकी वजह से ही आप मान के चलें कि वो एक्ट लाया गया था। 1878 में भारत का जो यहाँ पर जो गवर्नर है, भारत का गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड लिटन। और इसने प्रेस के खिलाफ एक एक्ट जो है पारित करवाया था, वो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अगर इसको हिंदी में लिखें तो इसको भारतीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, वर्नाक्यूलर का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम। और ये आया 1878 में। इसी एक्ट को केंद्रित करके हम देखें कि इसके पहले भारत में 1857 और 1878 के बीच में कौन से समाचार पत्र थे जिसने सरकार की इतनी ज़्यादा खिलाफत की, इतनी ज़्यादा उनकी पोल खोली कि लॉर्ड लिटन को मजबूर होकर के इस प्रकार का एक जो है प्रतिबंध करने वाला एक एक्ट लाना पड़ा। तो बात करेंगे हम 1859 की। देखिए, शुरू करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जाने माने समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने 1859 में एक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। उसका नाम था सोम प्रकाश। देखिए, यहीं से 1857 की क्रांति के बाद में ये एक क्रांति मचा देने वाला पत्र था सोम प्रकाश जो है बंगाली भाषा में निकालते थे। ये बंगाल यानी कलकत्ता के ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहीं से जुड़े हुए हैं। और आपको समाज सुधार वाले यूनिट में इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के विषय में कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है समाज सुधार में क्या योगदान रहा था। सोम प्रकाश जो पत्र है वो बंगाली भाषा में निकलता था और ये पहला बंगाली भाषा में निकलने वाला पहला राजनैतिक पत्र था, पूरी तरीके से पॉलिटिक्स पर आधारित था। तो इसके विषय में एक पॉइंट आप नोट करेंगे, ये प्रथम बंगाली राजनैतिक पत्र था। राजनीतिक पत्र, ये समाचार पत्र राजनीति की खबरें छापा करता था। और उसी समय आपको पता है नील आंदोलन जब हुआ तो सोम प्रकाश जो पत्र था इसने नील आंदोलन को बहुत कवरेज दिया। एक कृषक आंदोलन था
और कृषकों की समस्याओं को बहुत ज़्यादा इस पत्र ने उजागर किया था और सरकार के खिलाफ बहुत लिखता था पत्र। तो सोम प्रकाश पत्र एक तो बंगाल में बंगाली भाषा के ज़्यादातर लोग थे। जैसे आपको हमने बताया था, एक हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड कलकत्ता से ही निकाला गया था। हालांकि जुगुल किशोर जो उसके प्रकाशक थे वो कानपुर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्र के, लेकिन वो रहते थे कलकत्ता में। तो कलकत्ता में उन्होंने हिंदी में पत्र जो है उदंत मार्तंड निकाला था। ये 1826 की बात है। तो 1826 में पहला पत्र हिंदी का निकला था कलकत्ता में ही, लेकिन वहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, इसीलिए उदंत मार्तंड उतना अच्छा नहीं चल पाया जितना अच्छा उसको चलना चाहिए था। अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र में होता, उत्तर प्रदेश बिहार इधर, तो ज़्यादा अच्छा चलता। तो ये बंगाली में था, बंगाल में ही था, कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। और इसमें आप कह सकते हो कि नील आंदोलन के समय पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ये नील आंदोलन में कृषकों का समर्थन इसने किया था। कृषकों का समर्थन, ये समर्थक पत्र था। जाहिर सी बात है, अब कृषकों का समर्थन करेगा तो सरकार का समर्थन तो करेगा नहीं, तो सरकार इस पत्र से बहुत चिढ़ी हुई थी। दूसरा ही एक पत्र और देखें आप, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, दो लोगों का नाम आपको इसमें याद रखना है। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने भी जो है ये पत्र जो है निकाला गया, हमने बताया आपको 1862 में, और इन्होंने 1866-67 में एक पत्र निकाला जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। इन दो लोगों ने कौन सा पत्र निकाला? अमृत बाजार पत्रिका। ये भी बंगाली में थी, अमृत बाजार पत्रिका नाम से। ये भी जो है बंगाली में ही थी, कलकत्ता से ही, बंगाल से ही प्रकाशित होती थी, और इसको निकाला गया 1866 में। 1866 में अमृत बाजार पत्रिका। तो एक तरफ सोम प्रकाश से तो सरकार तंग ही थी, दूसरी तरफ जैसे ही अमृत बाजार पत्रिका आई तो इसने बंगाल में भी जन समर्थन में बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया। आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद में नया नया ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था, तो ब्रिटिश भी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा था, और यहाँ पत्र पत्रिकाएं अब खुल करके सरकार का विरोध करने लगे थे और राष्ट्रवादी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। नेटिव लैंग्वेजेस में थे, वर्नाकुलर्स में थे, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में थे, इसलिए जो है लोग इनको पढ़ने वाले ज़्यादा थे। शुरुआत में जो आपने देखा था 1857 के पहले, उधर अंग्रेजी अखबारों का ज़्यादा वर्चस्व रहा था। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग ज़्यादा भारत में नहीं हुआ करते थे, इसलिए जो अखबार थे शुरुआत में वो कम लोगों तक पहुंच रखते थे, उनका दायरा सीमित था। लेकिन जब धीरे धीरे वर्नाकुलर्स में आने लगे, क्षेत्रीय भाषाओं में पेपर छपने लगे, बंगाली में, उर्दू में, हिंदी में, हर भाषा में छपने लगे, तो फिर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई, लोगों तक सरकार की पोल पट्टी पहुँचने लगी। तो अमृत बाजार पत्रिका भी सरकार के नाक में दम कर रही थी उस समय। और इसी बीच कुछ और भी पत्रिकाएं निकली, दो पत्रिकाएं और आपको यहाँ पर हम नोट कर लें। लेकिन ये दो पत्रिकाएं, अमृत बाजार पत्रिका, एक तो अमृत बाजार पत्रिका और दूसरी सोम प्रकाश, यही दो आप कह सकते हो सबसे प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। निकला था इंडियन मिरर, ये समाज सुधार से रिलेटेड व्यक्ति थे, उनके द्वारा निकाला गया। इंडियन मिरर को किसने किसने निकाला? इसको निकालने वाले व्यक्ति थे देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। ये सभी लोग जो है समाज सुधार से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इनके विषय में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इनका पत्र था इंडियन मिरर, ये भी 1961 के समय में आया। और 1973 में
1973 में एक बंग दर्शन नाम से एक बंकिम चंद्र चटर्जी का भी पत्र आया था इस एक्ट के आने से पहले। उसका नाम था बंग दर्शन, बंग दर्शन, और इसके जो प्रकाशक थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रकार से ये दो पत्र भी इसके पहले ही आ चुके थे। और भी तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं निकला करते थे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको 4 नाम जरूर याद रखने हैं। सोम प्रकाश भाई ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाली। अमृत बाजार पत्रिका, इसको देखिए, इसमें 2 लोगों का नाम है। तो मोतीलाल घोष इसके पहले संपादक थे, ये थे प्रथम। मोतीलाल घोष जो है प्रथम संपादक थे, प्रथम संपादक। इन्होंने ही शुरुआत की थी, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इसका संपादन नहीं किए। इसके बाद में शिशिर कुमार घोष जो हैं इसके मुख्य संपादक हैं, यानी बाद में इसको यही चलाते थे। इसीलिए जब कभी क्वेश्चन आता है तो शिशिर कुमार घोष उसमें ज़्यादा ऑप्शन टिक करते हैं। लेकिन यदि मोतीलाल घोष ऑप्शन है तो आप इसको सही करेंगे, शुरुआत इन्होंने ही की थी। अमृत बाजार पत्रिका, दोनों ही बंगाली में थे। ये पत्र निकल रहे थे, इधर लॉर्ड लिटन आया। लॉर्ड लिटन की पोस्टिंग हुई यहाँ पे गवर्नर जनरल के रूप में, और इसने आते ही यहाँ पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। और इसके समय में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। 1876 से 78-79 के बीच में एक बहुत बड़ा अकाल भारत में पड़ा। इसके समय में देखिए क्या घटनाक्रम हुआ कि इसके समय में एक तो अकाल पड़ा, ये करीब 1876 से 78 के मध्य में एक भारी अकाल भारत में पड़ गया इसके समय में। दूसरी घटना एक और हुई कि इसने जो है 1877 में दिल्ली दरबार लगा दिया। दिल्ली दरबार दिल्ली में आयोजित करवाया। पहला दिल्ली दरबार, यानी दिल्ली दरबार 3 हुए हैं, आपको अलग से क्लास भी मिली होगी दिल्ली दरबार पे। तो पहला दिल्ली दरबार किसने लगवाया था? वो था लॉर्ड लिटन। 1877 में देखिए, जब 1858 में ब्रिटेन को सत्ता मिली तो उस समय उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा आयोजन या फंक्शन वगैरह नहीं करवाए थे। बाद में कुछ समय बाद उनको नई नई सत्ता मिली थी, तो उसके बाद में 1877 में लॉर्ड लिटन ने अपना एक दिखावा करने के लिए, अपनी ताकत का एक प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में जो है 1877 में एक दरबार, भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोनेशन यानी महारानी को जो है यहाँ की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। आपको वो पूरा क्लास डिटेल में मिल चुका है। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं ये एक दूसरे के विरोधी हैं कि एक तरफ तो देश में अकाल पड़ा हुआ था इस दौरान, तो जनता के ऊपर पैसा खर्च किया जाना था, उस पर न खर्च करके दिल्ली दरबार पे इस गवर्नर ने बहुत पैसा खर्च किया था। दिल्ली का एक दबदबा है, दिल्ली बहुत पहले से भारत की राजधानी हुआ। जितने लोग गद्दी पर बैठे, चाहे वो मुग़ल काल में हो, सल्तनत काल में हो, दिल्ली हमेशा जो है नज़रों में रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दिल्ली के रूप में ही देखा गया। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने अपना जो सेंटर है वो कलकत्ता में बनाया। जिस समय दिल्ली दरबार हो रहा 1877 में, उस समय दिल्ली राजधानी नहीं है, दिल्ली राजधानी बाद में बनी। लेकिन दिल्ली का जो दबदबा था वो अंग्रेज़ों के मन में भी कहीं ना कहीं था कि हमको दिल्ली पे शासन बैठ करके करना चाहिए, क्योंकि भारत का शासक माने दिल्ली का शासक माना जाता था। अंग्रेज़ जब यहाँ आए तो दिल्ली में मुग़ल सम्राट हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने कलकत्ता में अपना साम्राज्य बनाया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने बहुत फेमस किया, और कलकत्ता को एक व्यवसाय के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से इन्होंने बहुत डेवलप भी किया। लेकिन वो बात कलकत्ता में राजनीतिक स्तर पे नहीं थी, जो बात दिल्ली में थी। तो अंग्रेज़ भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि राजधानी दिल्ली होनी चाहिए, यानी भारत का शासक मायने दिल्ली का शासक होना चाहिए। और बाद में और भी तमाम कारणों से इन्होंने दिल्ली में अपनी राजधानी ट्रांसफ़र भी की थी। तो जब ऐसी सिचुएशन बनी इस समय पर, लॉर्ड लिटन के समय पर, कि जनता बदहाल हो रही थी और ये दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे, तो ऐसे में मीडिया, समाचार पत्र पत्रिकाओं ने सरकार के खिलाफ जो भी लिख सकते थे लिखना शुरू कर दिया क्षेत्रीय भाषाओं में। और यही वजह थी कि लॉर्ड लिटन को मजबूर होकर के, जब उसने देखा कि सरकार की बहुत किरकिरी लिख रहे हैं समाचार पत्र, तो उसने कहा कि अब कुछ प्रतिबंध लगाने का समय आ चुका है। और लॉर्ड लिटन ने जो
एक्ट लाया वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर का मतलब क्षेत्रीय भाषाओं से है, क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1978। और इस एक्ट का सीधा सीधा मतलब था कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार निकल रहे हैं उनका मुंह बंद किया जाए। इसको कहते थे मुंह बंद करने वाला एक्ट या गला घोंटने वाला एक्ट, ऐसा इसको नाम दिया जाता है। क्योंकि प्रेस का मुंह, पहले प्रेस की स्वतंत्रता की आज हम बात करते हैं, लेकिन आज भी प्रेस पर युक्त यानी रीजनेबल प्रतिबंध हैं, लेकिन इस एक्ट में तो बिल्कुल प्रेस का गला ही घोंट दिया गया था। हालांकि आप देखें तो यदि कोई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, लेकिन जब मीडिया और सरकार की अगर दोस्ती हो जाए तो फिर ऐसी मीडिया अच्छी नहीं मानी जाती है। मीडिया वही है जो सरकार के विरोध में रहे, सरकार की पोल पट्टी खोले, सरकार की आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, ना कि उससे व्यवहारात्मक मूल्यांकन करे उसका। और सरकार का और मीडिया का कभी जो है एक दोस्ती का नाता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोम प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिकाओं ने सरकार की बहुत ज़्यादा खिलाफत की। इस वजह से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया और इसके द्वारा इन्हीं दो पत्रिकाओं को विशेष करके जो है निशाना बनाया गया। लेकिन इसमें अमृत बाजार पत्रिका इन्होंने थोड़ी सी चालाकी की और इसमें सोम प्रकाश जो पत्रिका है ये पहली भुक्तभोगी बन गई। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है इसके माध्यम से सबसे पहली पत्रिका जिस पर कार्रवाई हुई वो था सोम प्रकाश पेपर। तो जो सोम प्रकाश था, सोम प्रकाश वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई हुई, इस पे कार्रवाई का शिकार प्रथम पत्र है ये, पहला इसी पे गाज गिरी इसकी, क्योंकि इसी के खिलाफ ये लाया ही गया था, इन्हीं दो पत्रिकाओं। तो ये पत्र तो खैर प्रतिबंधित किया गया, लेकिन ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी इन्होंने रातों रात चालाकी की। चूँकि ये वर्नाक्यूलर लैंग्वेज पे था, अंग्रेजी पर ये लागू नहीं होता था, ये भेदभाव था इसमें, अंग्रेजी वाले पत्रों पे नहीं। क्योंकि जो अंग्रेज लोग होते थे वो अंग्रेजी में ज़्यादा निकालते थे, वो लोग सरकार की कम खिलाफत करते थे, वो थोड़ा बीच का रास्ता अपनाते थे, तो इसलिए उन पे इतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, रातों रात इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण, इस एक्ट के कारण, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर ली। क्योंकि ये क्षेत्रीय लैंग्वेज पे था, ये निकलती थी बंगाली में, इन्होंने अपना बंगाली से रात में पूरा सब शिफ्ट करके इसको अंग्रेजी में कर दिया। अगले दिन से ये अंग्रेजी में छपना शुरू हो गई पत्र। तो अब जब अंग्रेजी पे ये एक्ट काम नहीं कर रहा था तो ये पत्रिका बच गई थी। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में तब्दील हो गई, बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित, अंग्रेजी साप्ताहिक कर दिया इसको, अंग्रेजी साप्ताहिक, पहले बंगाली था। तो ये है आपकी अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का बहुत ज़्यादा जैसा अंग्रेजों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। प्रेस का मुंह बंद करने की कोशिश की, तमाम पत्र पत्रिकाओं पे कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हो गया। यहाँ पे राष्ट्रवाद और ज़्यादा भड़क गया। आपने देखा कि इसी के बाद में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और तमाम संगठन क्षेत्रीय स्तर पे बनने लगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रेस को दबाने की कोशिश की तो लोग और भड़क गए कि सरकार हमारा अब मुंह भी बंद करना चाहती है, यानी हमारे ऊपर ज्यादती भी कर रही है। अगर हम कुछ प्रेस के माध्यम से कहते हैं तो सरकार मुंह बंद करना चाहती है, इसलिए लोगों में और एकजुटता पैदा होने लगी। तो फिर इसके बाद में जो गवर्नर आया लॉर्ड रिपन ने जो है इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। हम एक्ट वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा। इसके बाद आप देखें कि कौन कौन से और पत्र हैं जो आपको जानने चाहिए। अगर पत्रकारिता की बात हो रही है और बाल गंगाधर तिलक की बात न की जाए
तो फिर बात अधूरी ही लग रही है। मराठा और केसरी नामक दो पत्र उस समय इतना ज़्यादा धूम मचाए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक शुरुआत में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, बाद में राजनीति में आए, कांग्रेस से जुड़े 90 के दशक में, 1890 के आसपास। तो बाल गंगाधर तिलक के दो पत्र जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर रहे उस समय, तो उनके विषय में जाने। तो अगला जो हमारा व्यक्ति है जिसके विषय में हम देखेंगे वो हैं बाल गंगाधर तिलक। जिनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो पत्रकारिता की वजह से जेल भी गए। इनको अंग्रेज़ तरह तरह के एक्ट लेकर के आते थे। वो कभी आते थे कहते थे जमानत जमा करो, कभी कहते थे कि जमानत आपकी, अगर कोई भी आपने आपत्तिजनक सरकार के खिलाफ कोई चीज़ छापी तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। उससे काम नहीं किया तो उन्होंने उसमें जो है ऐसी धाराएं जोड़ दी जिससे जेल जाने तक का प्रावधान कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक अपने इन्हीं पत्रिकाओं में लेख लिखने की वजह से जेल भी चले गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाल गंगाधर पहले व्यक्ति थे जो पत्रकारिता की वजह से जेल की सज़ा इनको मिली थी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर एक्शन लिया गया था, कार्रवाई की गई थी इन्हीं एक्ट्स के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक के दो पत्र आपको याद रखने हैं। 1881 में शुरू किए गए थे दोनों ही पत्र। एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। केसरी और द मराठा। यहाँ पर भाषाएं इनकी पूछी जाती हैं। केसरी जो पत्र था वो मराठी भाषा में था, मराठी भाषा, और जो जिसका नाम मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। अक्सर इसमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहा है और अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के मराठा समाचार पत्र या पत्रिका का लैंग्वेज क्या था। तो मराठा से लगता है कि ये मराठी भाषा में होगा, लेकिन नहीं, मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में था, नाम इसका मराठा था। देखिए दोनों बातें इससे पूरी हो गई, यानी मराठी का प्रचार भी हो रहा है कि नाम है उसका मराठा, और अंग्रेजी में, ताकि ज़्यादा क्षेत्र तक इसको विस्तारित किया जा सके जो लोग मराठी नहीं जानते। और केसरी एक क्षेत्रीय पत्रिका थी, इसको जो है मराठी भाषा में निकाला जाता था। क्रांतिकारी विचार ज़्यादातर केसरी में छपा करते थे क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में थी, मराठी भाषा में ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच थी। और मराठा का एरिया बड़ा था क्योंकि अंग्रेजी भाषा बहुत दूर तक जानते थे लोग। तो 1881 में ये दोनों पत्र निकाले गए। बाल गंगाधर तिलक इनको बाद में संपादित करते थे। शुरुआत में इसमें दूसरे संपादक लगाए गए थे, तो कभी कभी उनका भी नाम पूछ लिया जाता है कि शुरुआत में केसरी का संपादक कौन था जब इनको शुरू किया गया था, या मराठा का संपादक कौन था, तो वो अन्य व्यक्ति थे। बाद में दोनों पत्रिकाओं का संपादन जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, तो इन्हीं को आप टिक करेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि प्रारंभ में, तो प्रारंभ में जब लग जाएगा तो दो और व्यक्ति हैं। तो केसरी में आपको याद रखना है कि इसके प्रारंभ में जो संपादक थे, प्रारंभ में संपादक ये थे केलकर, और इसके प्रारंभ में थे आगरकर। और बाद में जो है दोनों ही पत्र जो है ये बाल गंगाधर तिलक संपादित किया करते थे, केसरी और मराठा। एक क्वेश्चन और है, आप कमेंट करके बताइए कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र में कौन से उत्सव शुरू करवाए थे और कब शुरू करवाए थे, इनका उद्देश्य क्या था। उत्सव जो है दो बहुत महत्वपूर्ण बड़े उत्सव इन्होंने प्रारंभ करवाए थे, और वो कब करवाए थे और इनका उद्देश्य क्या था उसके पीछे, ये आप कमेंट करके हमें बताएं। तो बाल गंगाधर तिलक के ये दो पत्र आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप देखिए 1906 के आसपास, जिस समय बंगाल विभाजन 1905 में घोषित किया गया, बंगाल विभाजन का आंदोलन जो था, बंग भंग आंदोलन, उस दौरान क्रांतिकारी पत्रकारिता आ गई थी। उस समय जो पत्र निकलते थे उनमें क्रांतिकारी विचारधारा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, और बाल गंगाधर तिलक एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो उस समय इनके जो केसरी और मराठा थे इनमें तो छपता ही था, जेल भी गए ये इसकी वजह से। लेकिन जो 1906 में 3 पत्र ऐसे आए जिन्होंने तो सरकार के
नाकों चने चबवा दिए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया सरकार को। 3 पत्र हैं जिसकी वजह से उनको फिर से एक और एक्ट लाना पड़ा और उन तीनों को पत्रों को बंद करवाना पड़ा, उनको प्रतिबंध लगवाना पड़ा, प्रेस जब्त कर लिया, जमानत जब्त कर लिया, उनको उन पे कार्रवाइयाँ की गई तमाम पत्र पत्रिकाओं पे। तो वो 3 पत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो 1906 में लाए गए। बंग भंग आंदोलन के समय देखिए, आपको बंग भंग आंदोलन डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बंग भंग आंदोलन के समय 1906 में 3 पत्र हैं। 3 पत्र, एक पत्र का नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम 1906 में निकाला गया। अरविंद घोष, वंदे मातरम अरविंद घोष का पत्र था, कलकत्ता से निकाला जाता था और इसमें साथ में गरम दल के नेता बिपिन चंद्र पाल भी थे। वंदे मातरम कहाँ से निकलता था? ये निकलता था कलकत्ता से और इसमें 2 लोग थे, एक थे अरविंद घोष और दूसरे थे बिपिन चंद्र पाल। ये 2 लोग मिलकर के वंदे मातरम का प्रकाशन करते थे। वंदे मातरम विदेश में भी निकलता था। लाला हरदयाल का नाम आप जानते हैं, अमेरिका में बहुत भारत के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी और गदर पत्र भी निकाला था उन्होंने। तो वंदे मातरम का एक संस्करण जो है पेरिस में लाला हरदयाल ने भी वहाँ पर प्रकाशित कराया था, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो वंदे मातरम ये कलकत्ता से निकलता था, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। दूसरा एक पत्र था जिसका नाम था युगांतर भी कलकत्ता से निकलता था। युगांतर भी जो है ये कलकत्ता से निकलता था और इसमें भी 2 लोगों का नाम आपसे पूछा जाता है। एक है बरिंद्र घोष और दूसरे व्यक्ति इसमें जो जुड़े हुए थे वो थे भूपेंद्र नाथ दत्त। तो ये भी युगांतर और वंदे मातरम दोनों ही कलकत्ता से निकलते थे। इसमें अरविंद घोष और इसमें बरिंद्र घोष हैं, तो 2 लोग थे। और एक पत्र था संध्या नाम से बड़ा लग रहा है कि आपको संध्या नाम, जैसे कि संध्या नाम होता है तो आपको लगता है कि कोई नॉर्मल पत्र होगा, ऐसे ही कहानियाँ छपा करती होंगी, कविताएं छपा करती होंगी। बहुत क्रांतिकारी पत्र था ये, बहुत क्रांतिकारी विचार छपते थे इनमें। वंदे मातरम, युगांतर ये क्रांतिकारियों के पत्र थे। जैसे भवानी मंदिर आप जानते हैं, भवानी मंदिर पुस्तक है, पत्र है, तो भवानी मंदिर कोई कविता कहानी का पत्र नहीं था, ना कोई समाचार पत्र था। ये सब क्रांतिकारियों के पत्र हुआ करते थे जिनमें बम बनाना, इस तरह की योजनाएं भी छाप देते थे भवानी मंदिर वगैरह में। तो संध्या पत्र ये कहाँ से निकाला जाता था? संध्या पत्र जो है ये भी बंगाल से ही निकलता था, बंगाल से, और इसको निकालते थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इसको निकालते थे। अब ये 3 पत्र, ये तीनों ही पत्र क्रांतिकारी पत्र थे। और भी हैं, और भी बहुत से थे। आप कमेंट करके बताएं कि भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखी है। क्रांतिकारी पत्र थे ये, वंदे मातरम, युगांतर और संध्या। अब इन पत्रों ने क्रांतिकारी विचारधारा बंग भंग आंदोलन के समय में इतनी तीव्रता से छापी कि सरकार परेशान हो गई और 1908 में इनको एक और बड़ा एक्ट लाना पड़ा। हमने बताया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो रिपन ने रद्द कर दिया था, उसके बाद इनके पास कोई ऐसा एक्ट था नहीं जिसके तहत कार्रवाई करते, तो एक नया एक्ट लाया गया 1908 में। 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया और न्यूज़पेपर एक्ट के तहत तमाम पत्र पत्रिकाओं पर कार्रवाइयाँ की गई, प्रेस जब्त किए गए और उनको प्रतिबंधित किया गया। तो इसमें तीनों बंद हो गए थे, तीनों पत्र, यही तीनों समाचार पत्र प्रतिबंधित कर दिए गए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस एक्ट के तहत कौन से समाचार प्रतिबंधित किए गए थे, तो यही वंदे मातरम, युगांतर और संध्या,
ये समाचार पत्र प्रतिबंधित कर दिए गए थे। अब अभी हमने आपको लाला हरदयाल का नाम बताया था, तो चलिए उनके विषय में जान लेते हैं कि लाला हरदयाल के कौन कौन से समाचार पत्र थे। एक तो वंदे मातरम ही था। लाला हरदयाल विदेश में जो है क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इनके विषय में गदर आंदोलन, गदर पार्टी, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा इतिहास में। तो इनका एक पत्र भी था गदर और एक पत्र था वंदे मातरम। वंदे मातरम जैसा अभी हमने बताया भारत में भी था और बाहर भी था। तो अगले जो व्यक्ति हैं लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, तो इनके आपको दो पत्र आपको जानने हैं। एक तो वंदे मातरम ही जो भी बताया हमने, वंदे मातरम, और एक गदर। तो वंदे मातरम इन्होंने निकाला था पेरिस में, और जो गदर है वो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में निकाला था। अमेरिका में गदर पत्र जो है 1913 में निकला था। 1913 में ये बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी पत्र था और तमाम भाषाओं में छपता था। उर्दू में शुरू किया गया था और बाद में इसको कई भाषाओं में निकाला गया। पाश्तो भाषा में भी इसका एक संस्करण निकला था। पाश्तो भाषा जो पख्तून क्षेत्र है पाकिस्तान में इसमें पड़ता है, तो वहाँ की भाषा है। तो इसको 1913 में ये उर्दू में भी था, पंजाबी में निकलता था, हिंदी में निकलता था, गुजराती में निकलता था, अंग्रेजी में निकलता था, और एक इसका पाश्तो में भी एक संस्करण इसका निकाला गया था। तो इस तरह आप देखें कि इसमें तमाम भाषाएं, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और पाश्तो भाषा में भी इसको प्रकाशित किया गया था। और ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो भारतीय लोग थे वो इसको वहाँ पढ़ते थे और अंग्रेज भी पढ़ते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खबरें जो है छापी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय तमाम पत्रकार, तमाम विचारकों ने भारत के विषय में अपनी पुस्तकों में, अपने पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिखते थे। आप देखेंगे दांडी यात्रा के समय भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जो है भारत की खबरों को कवरेज दिया था। तो ये लाला हरदयाल के विषय में आपने जाना। एक मराठी भाषा भी इसमें थी, मराठी में भी निकलता था ये। अब देखें एनी बेसेंट के विषय में। पत्रकारिता में एनी बेसेंट ने भी कई मैगजीन्स और पुस्तकें भी लिखी हैं। यहाँ हम समाचार पत्रों की बात करेंगे। तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आप हमें कमेंट करके बताएं। भारतीय राजनीति में आई, कांग्रेस से भी जुड़ी, और इनके दो पत्र बहुत फेमस हैं। और एक पत्र इन्होंने खरीदा था, वो जो प्रेस पूरा खरीदा था, तो पहले से एक पत्र निकलता था मद्रास से, तो उसको मद्रासी कार्यक्षेत्र एनी बेसेंट का रहा है। तो इनके जो पत्र हैं वो मद्रास से निकले, मद्रास के क्षेत्र से। मद्रास के क्षेत्र से इन्होंने 1914 में, उसी समय ये नई नई राजनीति में भी पदार्पण इनका 1913 के आसपास हुआ था। हालांकि ये पहले ही यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम कर रही थी उसमें, लेकिन राजनीति में, सक्रिय राजनीति में ये उसी समय आई थी। और मद्रास से इन्होंने 1914 में एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया था और एक हिंदी अखबार हुआ करता था मद्रास स्टैंडर्ड। एक पत्र था मद्रास स्टैंडर्ड, ये हिंदी में हुआ करता था। इसको इन्होंने खरीद लिया था। और फिर 1916 में इसको न्यू इंडिया नाम से, न्यू इंडिया अंग्रेजी, ये अंग्रेजी में था। एनी बेसेंट के पत्र अंग्रेजी में ही रहे। तो 1916 में इसी का नाम करके न्यू इंडिया पत्र निकाला, पत्र जो है निकाला। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि न्यू इंडिया पत्र जो है पहले किस नाम से निकलता था? तो ये पहले मद्रास स्टैंडर्ड नाम से पत्र था और बाद में इसको न्यू इंडिया नाम से इन्होंने छापना शुरू किया। और 1914 में इन्होंने एक कॉमनवेल्थ नाम से भी अंग्रेजी पत्र निकाला था। तो 1914 में ही एक और निकाला था इन्होंने, कॉमनवेल्थ, ये भी जो है अंग्रेजी में ही था, अंग्रेजी। तो इस तरह से दो आपसे पूछे जा सकते हैं इनके पत्रों के नाम। एक तो न्यू इंडिया अंग्रेजी में 1916 में, और कॉमनवेल्थ पहले निकला था 1914 में ही। ये एनी बेसेंट के दो पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। एनी बेसेंट
के विषय में बहुत सी चीज़ें, एक अलग से क्लास आपको पूरी दी जा चुकी है, उसमें आपने पढ़ा होगा। अब हम अगर पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी के भी कुछ पत्र हैं जो चर्चित रहे और उनको भी आपको जानना है। तो देखते हैं महात्मा गांधी के कौन कौन से पत्र हैं। महात्मा गांधी ने जब अफ्रीका में थे तो वहाँ पर इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्रिका जो है पहले अफ्रीका में निकाली थी, वहीं से शुरू करेंगे। महात्मा गांधी पर पूरी क्लास हम ले चुके हैं, उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको इसमें पता ही होगा। तो इनका अगर अफ्रीका की बात करें हम, साउथ अफ्रीका में प्रवास के दौरान जो है इन्होंने एक पत्र निकाला था, वो था इंडियन ओपिनियन। आप इसको कमेंट करके बताएं क्योंकि इस पर पूरी क्लास हो चुकी है। इंडियन ओपिनियन की आप भाषा बताएं, किस भाषा में निकाला गया था, और वर्ष बताएं कब ये निकाला गया था। ये दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता था, भारत से नहीं। तो इसको जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहते थे, 1915 में भारत वापस आए थे परमानेंट रूप से, उसके पहले तो वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो वहीं पर ये साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्र निकाला गया था। इसकी भाषा क्या थी आप बताएं, पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। और ये कब इन्होंने निकाला था उसको बताइए। भारत में इनके 2-3 पत्र जो हैं वो बहुत फेमस रहे, उनके विषय में देखें। 1919 में यंग इंडिया 1919 में यंग इंडिया, और 1933 में हरिजन जो है 3 भाषाओं में निकलती थी। हरिजन पत्र जो है वो 3 भाषाओं में निकलता था और तीनों के नाम अलग अलग थे। ये अंग्रेजी में भी निकलता था, हरिजन अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती, 3 भाषाओं में पत्र निकाला जाता था। अंग्रेजी में इसको कहते थे हरिजन, हिंदी में इसको कहते थे हरिजन सेवक पत्र, और गुजराती में निकलता था हरिजन बंधु। 3 भाषाओं में इसको प्रकाशित किया जाता था। और 1919 में यंग इंडिया पत्र भी जो है महात्मा गांधी का ही एक फेमस पत्र था ये। और ये भी जो है ये गुजराती ही है, ये गुजराती में था, गुजराती भाषा में। यहाँ पे गुजराती, हिंदी, और ये जो है ये पूना से निकाला गया था हरिजन। ये गुजरात से है गुजराती भाषा में, और ये हरिजन पूना से निकाला गए थे ये पत्र। तो महात्मा गांधी के ये पत्र हैं। महात्मा गांधी की तमाम पुस्तकें हैं और भी तमाम चीज़ें हैं प्रकाशन की। तो गांधी जी वाले चैप्टर में आपने इसको पूरा डिटेल में पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम इनके जो फेमस ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में हम देखें कि कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ हैं जो विभिन्न लीडर्स के द्वारा निकाली गई, और उनके नाम भी आपको मैचिंग करने के लिए भी दिए जाते हैं कि एक तरफ पत्रिका का, समाचार पत्र का नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ उसके प्रकाशक संपादक का नाम दे देते हैं, और उसको मैच करना होता है। वर्ष उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ पत्रों में है, कुछ पत्र ऐसे हैं जिनका वर्ष से लेना देना है, यानी वो पार्टिकुलर ईयर से जो है विशेष महत्व रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर वर्ष आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम और उसके किस भाषा में है, जो फेमस रहे उनमें ज़्यादा आपको याद रखना है। तो अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो हैं किन किन लोगों के द्वारा निकाली गई वो आप देखें। देखिए अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं इसमें एक लिस्टिंग करेंगे और कौन पत्र किसके द्वारा निकाला गया। एक तरफ हम पत्र का नाम, एक तरफ उसके जो है प्रकाशक संपादक का नाम लिखेंगे। तो एक पत्र है नेशनल हेराल्ड, ये सब आज़ादी के पहले के ही हैं। नेशनल हेराल्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू का समाचार पत्र था। जवाहरलाल नेहरू इनका है। एक 2 पत्र मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा निकाले जाते थे। एक था कामरेड और एक था हमदर्द, बहुत फेमस पत्र रहे।
एक कामरेड पत्र निकलता था, कामरेड, और एक निकलता था हमदर्द। हमदर्द उर्दू भाषा का पत्र था, जैसा इसका नाम है हमदर्द, और कामरेड जो था वो अंग्रेजी में था, अंग्रेजी में था। जो अंग्रेजी वाला था ये कलकत्ता से निकलता था, और जो उर्दू वाला था ये दिल्ली से निकलता था, दिल्ली से। तो ये दोनों ही पत्र जो है ये निकाले जाते थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना मत लिख लेना, मोहम्मद अली, ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा ये पत्र जो है निकाले जाते थे। मोहम्मद अली जिन्ना से याद आया, एक पत्र था डॉन, डॉन नाम का पत्र जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना, आपसे पूछा जा सकता है कभी तो डॉन भी लिख लें। डॉन पत्र जो है वो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा निकाला जाता था। एक पत्र था गोपाल कृष्ण गोखले का, जिसका नाम था सुधारक। ये सब उदारवादी नेता हैं, तो ये उदारवादी विचार छापा करते थे। तो एक पत्र था सुधारक, सुधारने वाला। ये किसका पत्र था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। आपने बिजौलिया आंदोलन का कभी जिक्र सुना है? बिजौलिया, बिजौलिया आंदोलन, इस समय किसानों का बहुत ज़्यादा आंदोलन देखने को मिल रहा है। तो ये किसानों से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था। बिजौलिया मूवमेंट मेवाड़ में किया गया, मेवाड़ क्षेत्र में। बिजौलिया में उस समय जो है बहुत 84, लगभग 80-84 कर देने पड़ते थे किसानों को, हर एक चीज़ का कर, हर एक चीज़ का लगान, टैक्स। तो इसके खिलाफ एक सीताराम दास ने शुरुआत की थी। बाद में ये तो 1941 तक चला ये आंदोलन, इसलिए इसमें बहुत से लोग बीच में आते रहे, बहुत लीडर हैं। सीताराम दास से शुरुआत हुई। कृषकों के द्वारा किया गया एक बड़ा आंदोलन था। जब कृषक आंदोलन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिजौलिया आंदोलन में कृषकों का समर्थन करने वाला एक क्रांतिकारी पत्र था, जिसने इस आंदोलन को बहुत कवरेज दिया था। उसका नाम था प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नाम का एक पत्र निकाला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रताप, प्रताप पत्र है गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी से आप ये अनुमान लगाइएगा कि ये कोई छोटे मोटे स्टूडेंट रहे होंगे। विद्यार्थी इनका नाम ही है, गणेश शंकर विद्यार्थी। लेकिन बहुत क्रांतिकारी पत्र ये निकला था। ये क्रांतिकारी पत्र था, क्रांतिकारी पत्र। और इन्होंने जो है इसमें बिजौलिया आंदोलन को बहुत कवर दिया था इन्होंने। आपसे सीधे यही क्वेश्चन बन जाएगा कि बिजौलिया आंदोलन को बहुत ज़्यादा छापने वाला पत्र कौन था? बिजौलिया आंदोलन को समर्थन किसानों का, किसान बिजौलिया आंदोलन जो है सीताराम दास, इसके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिजौलिया आंदोलन पढ़ना भी है आपको। बिजौलिया आंदोलन को समर्थन दिया था। जैसे नील आंदोलन को सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा दिया गया 1960 के आसपास। तो प्रताप पत्र जो है क्रांतिकारी पत्र था, और इसको गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो है निकाला था, और इसमें बिजौलिया आंदोलन को बहुत समर्थन दिया गया था। ये पत्र 1913 में आप लिख सकते हो, 1913 में, 1913 के आसपास आपने देखा था गदर भी प्रकाशित हुआ था 1913 में। अब एक पत्र है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, पूछा जाता है बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहिष्कृत भारत उनका पत्र है। अब उर्दू के क्षेत्र में एक पत्र था अल हिलाल और एक था अल बिलाल। ये 1911 और 1913 के आसपास पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाले गए थे। ये उर्दू पत्रकारिता में भी आपसे पूछे जाते हैं कि उर्दू पत्रकारिता में प्रमुख पत्र कौन से थे। तो एक देखिए हमदर्द, हमने बताया हमदर्द था। और उर्दू का प्रथम पत्र कौन सा था? राजा राम मोहन राय के द्वारा एक पत्र निकाला गया था, वो उर्दू का पहला समाचार पत्र था। आप कमेंट करके बताएं, पीछे क्लास में डिस्कस किए थे कि उर्दू का पहला समाचार पत्र कौन सा था। और उर्दू के आप आगे देख रहे हैं बड़े बड़े पत्र हैं, हमदर्द है और अल हिलाल, अल हिलाल,
और एक था अल बिलाल। अल बिलाल। अल हिलाल जो था वो 1911 में निकाला गया था और अल बिलाल जो है वो 1913 में निकाला गया था। 1911, 1913। और ये दोनों ही पत्र जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो आज़ादी के पहले नेशनल कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे थे, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम तक जो है वो अध्यक्ष नया नहीं बना था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, वो इनकी आत्मकथा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो नोट कर लीजिएगा। इनकी एक आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। 2-3 पत्र और हैं। एक विदेश में पत्र मैडम भीकाजी कामा के द्वारा निकाला जाता था, उसका नाम था तलवार। एक पत्र था तलवार, स्वार्ड। ये जो है निकालती थी मैडम भीकाजी कामा। ये पेरिस में निकलता था, फ्रांस में, पेरिस में, तलवार। और बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल एक बहुत फेमस था, बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का पत्र था ये, फिरोज शाह मेहता। और दादा भाई नौरोजी के पत्र पीछे की क्लास में हमने बताए थे आपसे कुछ। दादा भाई नौरोजी का एक पत्र था वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी। रफ्त गोफ्तार, पीछे हमने चर्चा की थी, एक पत्र था रफ्त गोफ्तार। आप कमेंट करके बताइए कि रफ्त गोफ्तार पत्र किस चीज़ से संबंधित था, यानी किस चीज़ पर केंद्रित था, और इसका जो है संपादक प्रकाशक कौन था, किसके द्वारा ये पत्र निकाला जाता था, रफ्त गोफ्तार। तो इस तरह से हमने देखा कि 1857 के बाद में जो पत्रकारिता का स्वरूप है वो सरकार की आलोचना करने वाला है, वो स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहता है और सरकार उस पर प्रतिबंध लगाती रही समय समय पर, लेकिन फिर भी जो है पत्रकारिता पीछे नहीं हटी। रूप बदल बदल करके, नए पत्र बना बना करके लोग सरकार के खिलाफ लिखते रहे। और इधर 1857 के बाद जो पत्रकारिता है वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता ज़्यादा है, राष्ट्रवाद पर केंद्रित है। लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे हैं और आज़ादी के लिए संघर्ष, अपनी मांगों को रखना, अपने अधिकारों को रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं इधर दिखाई पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने पत्र पत्रिकाओं के इतिहास के विषय में देखा कि कौन से पत्र थे, क्या था। एक नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो इसका अंतिम चैप्टर होगा पत्रकारिता का, उसमें हम देखेंगे, मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो, कि अंग्रेज़ों के समय में यानी ब्रिटिश काल में पत्रकारिता के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गए, कौन कौन से एक्ट एवं नियम थे और उनके क्या परिणाम हुए, तो उसके विषय में एक डिटेल क्लास हम करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।